फ़र्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने सीखा है उस्तादों से और मैंने हालातों से। नमस्ते, मैं अर्पिता श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। जैसा कि आपको टाइटल से और थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज का टॉपिक है माई अनटोल्ड स्टोरी। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं अपनी अनकही अनसुनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी, जो आज तक केवल मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज की फैमिली और मेरे कुछ क्लोज रिलेटिव्स को ही पता है। पर आप हमारी फैमिली बन चुके हो, इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट 6 to 7 मंथ से जो लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अगर मेरी ये अनटोल्ड स्टोरी सुन के आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिले, आप दूसरों से शेयर करिए, उनको अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिले तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। 8 जून 2009, 8 जून 2009, जब मेरी शादी को केवल 3 मंथ्स हुए थे। 3 महीने की शादी में जो एक लड़की का सपना होता है कि अपने हस्बैंड के साथ रहना, अपने लॉज के साथ अच्छे से रहना, अच्छे से बातचीत, घर को संवारना, सजाना, अच्छा अच्छा बना के खाना, खिलाना, पिलाना, सारी हैप्पीनेस, सारे नए नए रिलेशंस बनाना, जो एक लड़की का सपना होता है, वही मेरा भी था। नया घर, नए फैमिली मेंबर्स, सारी सिचुएशंस नई, तो मुझे भी बहुत शौक था कि मैं सब कुछ अच्छा हो मेरे साथ। एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। टाइम आया जब मेरे इन लॉज इलाहाबाद से गाजियाबाद घूमने आए, दिल्ली एनसीआर घूमने आए, हमारे पास रहने आए। हम बहुत खुश थे और हमने बहुत एंजॉय किया। हमने पूरा दिल्ली एनसीआर घुमाया। वक्त था वापस जाने का, बस सडनली मन में ये आया कि सब कुछ हो गया बट मथुरा के कान्हा जी का दर्शन नहीं हुए। तो हमने प्लानिंग करी कि मथुरा वृंदावन चल के कान्हा जी के दर्शन करेंगे। 8 जून 2009 को सुबह 6 बजे हम अपने कार से मथुरा वृंदावन दर्शन करने को निकले। हम गाजियाबाद से मथुरा की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक से कोशीकला रोड पे एक 12-13 पहिए वाली गाड़ी से हमारी कार का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी तो हम खुशी खुशी बातें कर रहे थे और अचानक से सब कुछ ब्लैंक हो गया, ब्लैक हो गया। ये हुआ क्या, कुछ समझ नहीं आया। बस ध्यान आया, पता चला तो इतना एहसास पता चला कि हम एक गाड़ी में पलटते हुए एक कॉर्नर में जाके गाड़ी के साथ गिर गए। एंड गाड़ी की हालत एक कचरे के डिब्बे के जैसे हो गई। जिस कार की हालत ऐसी हो गई थी, सोचिए उस कार के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स की हालत कैसी होगी। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं ध्यान था। मैं बहुत घंटे तक बेहोश रही। उस टाइम कोशीकला गांव के लोगों ने हमें कार के शीशे तोड़ के बाहर खींच खींच के निकाला और फर्स्ट एड के लिए, इंस्टेंटली इलाज के लिए हमें कोशीकला के हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां हमारा फर्स्ट एड हुआ। उस टाइम भी मुझे कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं समझ में आया। बट जरा सी आंखें खुली, जरा सी आंखों की पलकें ओपन हुई तो मैंने बस एक चीज देखी, और वो ये देखा कि मेरे हस्बैंड जो व्हाइट टी शर्ट पहन कर गए थे वो पूरी रेड हो गई थी। उनका पूरा फोरहेड फट चुका था और इतना ज्यादा ब्लड आ रहा था फेस पे कि वो व्हाइट टी शर्ट पूरी रेड हो गई थी। उसके बाद फिर मेरी आंखें धीरे से बंद हो गई। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। मैं पूरी की पूरी बेहोशी की हालत में थी। कोशीकला में हमारा फर्स्ट एड हुआ, जिससे मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो रहा था कि सडनली उन्होंने हमें रेफर किया कि ये केस यहाँ पे नहीं हो पाएगा। एंड देन हमें शिफ्ट किया गया अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। हम अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहां हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उस टाइम भी मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था क्योंकि मैं बेहोशी की हालत में थी, पर जरा सा आंखों को ऐसा एहसास हुआ, ऐसा फील हुआ अंदर से कि मेरे 2 ब्रदर मेरे सामने खड़े हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं और वो मुझे ये कह रहे हैं कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे अंदर से ये एहसास हो रहा था कि ये हुआ क्या है, क्यों मेरे कमर के नीचे का पार्ट मूव नहीं कर रहा, क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे कमर के नीचे कुछ है ही नहीं। मैं परेशान थी बट मैं आंखें खोल के देख नहीं पा रही थी। मैं बता नहीं पा रही थी कि मैं अंदर से कैसा फील कर रही हूँ। बट मैंने इतना कहते हुए अपने भाइयों को सुना कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपोलो में इलाज चलते चलते उन्होंने हमें रेफर किया एम्स के ट्रॉमा सेंटर में, बिकॉज हमारा बहुत ही क्रिटिकल केस था। वहां से हम एम्स हॉस्पिटल के लिए निकले। मुझे आज भी याद है, जब वो एम्बुलेंस में मैं अपोलो से एम्स की तरफ जा रही थी तो जो दर्द, जो पेन मेरे पैरों में, मेरे कमर के नीचे के पोर्शन में हो रहा था, वो इतना असहनीय था कि मैं आज भी उस दर्द को भूल नहीं सकती।
जब एम्बुलेंस में जा रही थी, एम्बुलेंस थोड़ा सा लेफ्ट टर्न करे, राइट टर्न करे या स्पीड ब्रेकर पे हल्का सा जंप करे या हल्का सा मूव करे, तो मुझे इतना ज्यादा अनबियरेबल पेन हो रहा था कि मैं पूरे रास्ते चीखते हुए गई थी। फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल टू एम्स मैं पूरे रास्ते चीखते हुए गई थी। अपनी स्टोरी से थोड़ा डाइवर्ट होके मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब भी एक एम्बुलेंस रास्ते में जा रही हो, आप उसको जरूर साइड दीजिए। आपको कितनी भी इमरजेंसी वर्क हो, कितना भी आपका अर्जेंट वर्क हो, लेकिन जब भी आप एक एम्बुलेंस रोड पे देखिए, प्लीज उसको साइड जरूर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता जो बंदा, जो बंदी उस एम्बुलेंस में है वो किस दर्द से गुजर रहा है, वो क्या बर्दाश्त कर रहा है। उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। उसके लिए हर एक वो पल बहुत कीमती है। शायद हम थोड़ा लेट हो जाएंगे चलेगा, बट उस बंदे या बंदी का जो दर्द है, जो वो बर्दाश्त कर रहा है, जो उसके लिए एक एक पल कीमती है, उसको हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, वो उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। सो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे ये कि जब भी आप रोड पे देखें किसी एम्बुलेंस को, आप उसको जरूर साइड दें। अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताती हूँ। देन ट्रॉमा सेंटर में मुझे एडमिट किया गया। एडमिट होने के बाद हमारा इलाज वहां पे स्टार्ट हुआ। सुबह शाम दिन रात वो पेन, इतना दर्द कि एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये बायां हाथ काम कर रहा है कि लेग्स काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप एक बेड पे पड़े हो, एक डेड बॉडी की तरह पड़े हुए हो, ना आप उठ पा रहे हो, ना आप लेफ्ट टर्न कर पा रहे हो, ना आप राइट टर्न कर पा रहे हो, ना आप अपनी बॉडी में वेस्ट के नीचे कोई मूवमेंट फील कर पा रहे हो, ना आपके वेस्ट के नीचे कोई मूवमेंट है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा। ये कंडीशन थी मेरी। मैं 2-3 दिन तो लग गए मुझे समझने में कि एक्चुअली में मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरे पैर खराब हो चुके हैं, मेरे पैरों की हड्डियां टूट चुकी हैं, मेरे पैरों की हड्डियां फट चुकी हैं, अलग हो चुकी हैं, मेरे लेफ्ट हैंड की फिंगर्स खराब हो चुके हैं। देन धीरे धीरे ऑलमोस्ट 1 मंथ में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट रही। तो धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ, इसे एक्सेप्ट किया मैंने कि यस, ये मेरे साथ हुआ है, हो चुका है। मेरे फैमिली मेंबर्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे इन-लॉज के फैमिली मेंबर्स ने बहुत सपोर्ट किया। मैं एक कभी अगली वीडियो एक और बनाऊंगी इस पे, जिसमें मैं आपको हर एक उस फैमिली मेंबर की वो सेक्रीफाइसेस दिखाऊंगी जो शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उस ट्रॉमा सेंटर में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो किस कंडीशन से, किस टॉर्चर से गुजरते हुए वहां पे रहते हैं अपने पेशेंट के साथ। मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम, बिकॉज वो जो एक सिचुएशन थी, वो एक जो अनबियरेबल पेन था, वो आप कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, आप बयां नहीं कर सकते थे उसको, शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मुझे पता चला कि एक्चुअल में मेरे साथ ये हुआ है, फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया। 1 मंथ ऑलमोस्ट मेरा ट्रीटमेंट चला। वो पूरे 1 महीने मैंने दिन रात बस चीखने, चिल्लाने, रोने की आवाज सुनी। उस 1 महीने एम्स के ट्रॉमा सेंटर में रहने के बाद मुझे ये एहसास हुआ इस बात का कि हमारी हेल्थ और बॉडी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। पूरे 1 महीने मैंने किसी के हंसने की आवाज नहीं सुनी, किसी के खुश होने की आवाज नहीं सुनी, कुछ ऐसा नहीं सुना जिससे कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आए। बस लोगों के रोने, चीखने, चिल्लाने। एक दिन डॉक्टर आए और उन्होंने बस ये देखा कि ये अब धीरे धीरे बॉडी ऊपर, अपर पोर्शन की जो बॉडी है वो धीरे धीरे मूव कर रही है। नाउ शी कैन टेक लिटिल बिट मूवमेंट इन हर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो उन्होंने मुझे बोला कि अब आप डिस्चार्ज हो सकते हो। बिकॉज अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में मेरे पैरों के साथ हुआ क्या था। एम्स में ट्रॉमा सेंटर में मेरा लेग्स का ऑपरेशन हुआ। जैसे दीवारों में आप ड्रिल करते हो ना, ड्रिल मशीन से आप ड्रिल करते हो, कील लगाते हो दीवारों पे, जस्ट लाइक दैट मेरे पैर ऐसे हो गए थे जिसकी हड्डियां यहाँ की सारी फट चुकी थी थाइस की, और उन्होंने प्रॉपर ड्रिल करके मेरे कमर से लेके नी तक उसमें रॉड डाला। जैसे दीवारों पे हम ड्रिल मशीन चलाते हैं, जस्ट लाइक दैट उन्होंने मेरे पैरों में ड्रिल मशीन चलाया और कमर से लेके नी तक उन्होंने रॉड डाला विथ 5 स्क्रूज। मेरे इसके बाद भी काफी ऑपरेशन हुए। विद इन 2 years मेरे 6 ऑपरेशन हुए। मैं उसके लिए कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने किस तरह से किस लाइफ के स्टेज से मैं पास करके यहाँ तक पहुंची हूँ। बट फिलहाल अभी उस टाइम एम्स में मेरे साथ जो ट्रॉमा सेंटर में जो मेरा ऑपरेशन हुआ, ये इस लेग का हुआ, एंड प्लस मेरे जो लेफ्ट हैंड की ये 2 फिंगर्स थी, ये खराब हो चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया, दोनों को ऐसे मिला के टाइटली एक, आप कह सकते हो कि एक सपोर्टर टाइप का होता है, जिसपे इन्होंने ये ऐसे फिक्स करके मुझे डिस्चार्ज के लिए बोल दिया कि अब आप घर जा सकते हो। पेरेंट्स ने, मेरे इन-लॉज की फैमिली के सारे मेंबर्स ने बहुत सपोर्ट किया, हमारा बहुत ध्यान रखा सबने। बट एक चीज मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलती रही, वो एक क्वेश्चन मुझे दिन रात सताता रहा, जो मैं किसी से नहीं कह पाई, किसी को नहीं बता पाई, कि मैं उठूंगी कब, मैं बैठूंगी कब।
मैं अपने पैरों को जमीन पे रखूंगी कब, मैं चलूंगी कब। एज यूजल मैं बहुत एक्टिव थी, जैसे मेरे से बैठा नहीं जाता था पहले भी और अभी भी नहीं बैठा जाता। तो मेरे को अंदर से लगता था कि मैं कैसे कब तक दूसरों पे बोझ बन के रहूंगी। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स निकल चुके थे, कब तक दूसरों पे बोझ बन के रहूंगी। ये बात मेरे माइंड में मुझे दिन रात खाता रहता था, दिन रात मुझे अंदर से सताती थी ये बात। बट धीरे धीरे टाइम निकला और मेरी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी वगैरह भी स्टार्ट हो गई। डॉक्टर ने मुझे बहुत कुछ बोला था कि अब आप हील्स नहीं पहन सकते, अब आप नॉर्मल लोगों की तरह दौड़ नहीं सकते, अब आप नॉर्मल लोगों की तरह सीढ़ियां नहीं उतर चल सकते। स्टार्टिंग में जब फिजियोथेरेपी लगी, स्टार्टिंग में एक्सरसाइज मेरी शुरू हुई, तो वो डेली दिन में 2 बार घर पे आते थे और एक्सरसाइज कराते, बिकॉज मेरा पैर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे टाइट हो चुका था। उसको जरा सा भी मोड़ने में, जरा सा भी उसके एंगल को नीचे करने में 1 मंथ 2 मंथ लगते। तो सोचिए पूरा पैर को नॉर्मल करने में एज यूजुअल डॉक्टर ने जैसा बोला था 6 to 8 मंथ तो लगने ही लगने थे। कुछ दिनों बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं फिजियोथेरेपिस्ट को घर पे ना बुला के मैं खुद इनकी क्लिनिक जाके एक्सरसाइज कराऊंगी। बिकॉज एक्सरसाइज कराना स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे पहुंचूंगी, बट मैंने डिसीजन लिया कि मैं वहीं जाके ही एक्सरसाइज कराऊंगी, जस्ट फॉर द रिकवरी। कि कुछ मैं बेड से मूव करूंगी, कुछ अपने घर से मूव करूंगी, तो शायद कुछ रिकवरी हो। इस इंटेंशन से मैं उनकी क्लिनिक जाना स्टार्ट किया। एक दिन मैं ऐसी एक्सरसाइज चल रही थी और बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो फिजियोथेरेपिस्ट मोस्टली क्या करते हैं कि आपका पेन बहुत ज्यादा है तो आपको मेंटली डाइवर्ट करने के लिए, उस पेन से दूर ले जाने के लिए वो कुछ ना कुछ बातें ऐसी करते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो मुझे था डांस में इंटरेस्ट। तो एक दिन ऐसी बात चल रही थी, तो मैंने उनको बताया कि मैं बचपन से, मुझे डांस का पैशन है, मैं स्टेज शो करती आई हूँ, मैं स्कूल्स में भी अपने करती थी, कॉलेजेस में भी करती थी, और जब मैं दिल्ली पढ़ने आई थी तो मैंने यहाँ पे भी काफी पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ये सब सुना उन्होंने। बट जब मैंने उनको ये बोला कि मैं पहले डांस सिखाती थी और अब बस जल्दी से ये सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं फिर डांस सिखाऊंगी, देन ही वॉज लाइक, क्या डांस? ही वॉज लाइक कि मैम आपको पता है आपके पैर, आपके जो पैर के तलवे हैं वो अभी आपका वेट नहीं ले पा रहे हैं, आपका जो नी है वो बेंड नहीं हो पा रहा, आप खड़े हो जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ विदाउट एनी सपोर्टर, विदाउट वॉकर, विदाउट स्टिक, इट्स अ बिग डील, यही बहुत बड़ी बात है। डांस तो आप नहीं कर सकते, आप डांस कर ही नहीं सकते। ये स्टेटमेंट थे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट के। पहले तो मैंने उनकी बात सुनी। उस टाइम आप समझ सकते हो कि एक आर्टिस्ट को, जिसको डांस का इतना पैशन हो, जो बचपन से डांस करता है, जो नहीं देखता कि वो किस जगह पे कहाँ पे डांस का मौका मिला और शुरू, तो उस इंसान को कैसा फील होता होगा, कैसा लगता होगा जब आपसे सामने वाला डॉक्टर, आपका फिजियोथेरेपिस्ट ये बोले कि आप डांस अब नहीं कर सकते। मेरी आंखों में आंसू थे। बट मैं घर आई वापस और उस दिन से मैं यही सोचने लगी कि अब मुझे ठीक होना ही पड़ेगा। अब मुझे डॉक्टर को, फिजियोथेरेपिस्ट को ये दिखाना पड़ेगा कि मैं डांस कर सकती हूँ, मैं सिखा सकती हूँ। इस एक्सीडेंट ने मेरा पैर खराब किया, मेरे हाथ खराब किए, बट अब मैं अपने हाथ पैर को खुद ठीक करूँगी। उस दिन के बाद मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं गई। मैंने डिसीजन लिया कि मैं डांस सिखाऊंगी, डांस करूंगी। सबने बहुत ऑब्जेक्शन किया, फिजियोथेरेपिस्ट ने भी बहुत ऑब्जेक्शन किया। मुझे पता था अगर मैं डॉक्टर से पूछती तो वो भी मना कर देते, बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे ठीक होना है। और मैं अपनी उस चीज से ठीक होना चाहती थी जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और वो है डांस। डांस मेरे लिए सब कुछ है। डांस इज माई हैप्पीनेस। मुझे खुशी मिलती है डांस में। इट्स नॉट जस्ट माई प्रोफेशन, इट्स माई हैप्पीनेस। मैं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि दूसरे भी मेरे साथ सीखें, करें। तो उस दिन मैंने डिसीजन लिया और नेक्स्ट डे मैंने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर करी। उस टाइम मेरे पास एक कुक आता था खाना बनाने, बिकॉज मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी, और सारे मेरे पेरेंट्स और मोस्टली रिलेटिव भी अपने अपने होम टाउन वापस चले गए थे, बिकॉज काफी लंबा टाइम हो गया था ऑलमोस्ट। ही वॉज लाइक कि ठीक है देखते हैं, बट आपको फोर्स नहीं करना है पैरों पे। पहले तो शुरू में 10-15 दिन, 1 महीना मैंने खुद से एक्सरसाइज करी। पहले मैंने वॉकर उठाया, वॉकर पे 1-2 दिन चली, बट मुझे लगा कि नहीं, मैं इस पे नहीं चल पाऊंगी, मुझे अपने पैरों पे चलना है, मैं इस पे नहीं चल पाऊंगी। फिर मैंने स्टिक भी उठाया, और मैं स्टिक उठाती थी, मैं गिर जाती थी, मैं स्टिक उठाती थी, मैं गिर जाती थी। मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते थे, मेरे यहाँ जो कुक आता था वो सपोर्ट करता था, मेरे ब्रदर इन लॉ सपोर्ट करते थे, और मैं बहुत बार गिरी, बहुत बार उठी। लेकिन अपने मन में मैंने ये ठान रखा था कि मुझे ये वॉकर भी छोड़ना है और मुझे ये स्टिक भी छोड़नी है।
सडनली धीरे धीरे 10-15 दिन 20 दिन के बाद मेरे अंदर वो एक स्टेमिना आई, एक कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं वॉकर स्टिक नहीं छूऊंगी। हार्डली मुझे लगता है मैंने 2 डेज वॉकर यूज किया और हार्डली 1 और 2 डेज मैंने स्टिक पे यूज किया। उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खड़ी होंगी, मैं गिर जाऊंगी, मैं फिर उठूंगी, मैं खड़ी होंगी, मैं गिर जाऊंगी, मैं फिर उठूंगी। और ऐसे ही करते करते 10-15 दिन बाद वो दिन आया जब मैंने अपने ब्रोशर्स पब्लिश कराए, मैंने पैम्पलेट्स बनाया छोटे छोटे, और मैंने अपने कुक को बोला कि इसको सारे कॉलोनीज में डिस्ट्रीब्यूट करो। उसने बहुत हेल्प करी। और सब कुछ करने के बाद आई थिंक जब मैंने फिजियोथेरेपी बंद करी, जब मैंने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना बंद किया, उसके 15 दिन बाद मैंने अपना डांस क्लास स्टार्ट किया। और नेक्स्ट डे मेरे पास काफ़ी फ़ोन कॉल्स आए और विद इन 2 वीक्स मेरे पास ऑलमोस्ट 10 to 15 लेडीज़ और ऑलमोस्ट 20 to 30 चिल्ड्रेन कलेक्ट हुए। और द बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊं कि आज तक किसी को नहीं पता है कि मेरे पैरों में रॉड पड़े हुए हैं, मेरे फिंगर्स खराब हैं। मैंने कभी उनको लगने ही नहीं दिया, बिकॉज जब मैं डांस सिखाती थी तो मैं उसमें डूब जाती थी, मैं उसको दिल से करती थी। मैं नहीं दिखाना चाहती थी किसी को कि मैं फिजिकली डिसेबल हो चुकी हूँ। मैं उस फिजिकली डिसेबल को अपने दिमाग पे हावी नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि दुनिया वही देखे जो मैं दिखाना चाहती हूँ, और दुनिया ने वही देखा। ऐसा नहीं है कि मुझे पेन नहीं होता था, मुझे दर्द नहीं होता था। डांस करने के बाद मुझे जब मैं बैठती थी तो मेरे पैरों में जैसा लगता था कि जान ही नहीं है, मुझे लगता था कि मैं अपने पैर खो दूंगी। लेकिन केवल और केवल जो मेरा एक अंदर से एक जो जज्बा था कि मुझे डांस करना है, इन एनी कंडीशन मुझे डांस करना है, और उस डांस करने के लिए मुझे अपने पैरों को ठीक करना ही पड़ेगा। वो 2-3 मंथ्स मैंने इतना डेडिकेट होके अपने मन को समझाया, अपने माइंड को समझाया कि डांस तो मुझे करना ही करना है, उसके लिए मुझे पैरों को ठीक करना ही पड़ेगा। तो जितना भी दर्द, पेन, जो भी स्टिफनेस, जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, मैं रात भर जगा करती थी। आई थिंक मैं 1 month 2 months सोती नहीं थी क्योंकि पैरों में इतना दर्द होता था। बट मुझे डांस क्लास लेना था और किसी को पता भी नहीं लगने देना था कि मैं फिजिकली डिसेबल हूँ। और आज तक किसी को पता नहीं चला कि मैं फिजिकली डिसेबल हूँ। अपने पैरों पे बहुत मेहनत करी और मैं खड़ी हो सकी, मैं डांस कर सकी, मैं दूसरों को डांस सिखा सकी और किसी को पता नहीं चला। और तब से लेके आज तक मैं डांस करती हूँ, डांस सिखाती हूँ। अभी लास्ट ईयर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट रही, स्टेट लेवल डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मैं सिल्वर मेडलिस्ट रही, और अभी रिसेंटली जनवरी में मैं कोलकाता जाके नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही इन सुपर मॉम कैटेगरी, और गौतम बुद्ध नगर में फर्स्ट सुपर मॉम बनी जिसने गोल्ड मेडल लेकर आई थी। उसके पहले भी मैं हमेशा डांस सिखाती रही। बीच में मैं देहरादून, रुड़की, हरिद्वार साइड में शिफ्ट हुई थी 2 years के लिए। मैंने वहां भी बच्चों की क्लासेस ली। उसके बाद फिर मैं ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुई, फिर मैं यहाँ भी मैंने बच्चों की क्लासेस ली। अभी लास्ट 2 years से मैं 3 schools में एज ए फ्रीलांसर डांस इंस्ट्रक्टर हूँ। मार्च एंड में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मैं और मेरी डॉटर मिलकर इस पे काम करते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस चैनल पे मैं चाहती हूँ हर एक वो रियल चीज आपको पता चले जो हम एक्चुअल लाइफ में फेस करते हैं। जो एक्चुअल लाइफ में होता है उसको मैं पूरी कोशिश करूंगी एज ए स्टोरी कन्वर्ट करके, या अपने वीडियोज में अपनी जो भी बात है मैं आप तक पहुंचा सकती हूँ इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। अभी रिसेंटली मुझे डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गोरखपुर डांस स्पोर्ट्स यूनिट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया है। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे उत्तर प्रदेश डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन का टेक्निकल मेंबर बनाया गया है। अभी रिसेंटली मुझे एक वेब सीरीज में ऑफर मिला है रोल प्ले करने का। सो उसकी शूटिंग भी जल्दी स्टार्ट होने वाली। रोज सुबह उठती हूँ और ये सोचती हूँ कि नहीं, आज भी डांस करना है और आज भी डांस सिखाना है, और अपने इस दर्द को, अपने इस फिजिकली डिसेबिलिटी को पीछे करना है, पछाड़ना है इसको, इस दर्द को हावी नहीं होने देना है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे लेते हैं। सो ये थी मेरी लाइफ की अनटोल्ड स्टोरी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर। ऑलवेज रिमेंबर, अ फिजिकल बैरियर कैन नॉट हैम्पर आवर ड्रीम्स एंड आवर वे टू सक्सेस। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वन ओवरकम दिस डिफिकल्टी मेंटली। Once you do that, nothing can stop you from achieving your goals. Trust me, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा रखिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हर एक उस इंसान के साथ शेयर करिएगा जिसको इसकी नीड हो, जो फिजिकली डिसेबिलिटी से गुजर रहा हो, सो दैट ये वीडियो देखने के बाद उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़े, विल पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो। आप मुझे कमेंट करके एक बात जरूर बताना कि क्या आपको आज तक पता लगा कि मेरे हाथ पैर
डिसेबल हैं, मेरे पैरों में रॉड पड़े हुए हैं, मैं फिजिकल डिसेबल हूँ। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।